महोदय 10 सेक्टर जो हमने चिन्हित किए, उत्तर प्रदेश किसी पोटेंशियल को ध्यान में रखकर किए। हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश उसे अचीव करेगा। जो टारगेट तय किए गए हैं अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कोविड कालखंड ने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, हमारी स्पीड को भी बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन बिना रुके बिना डिगे फिर भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इसमें पहला सेक्टर है कृषि का। कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, रेशम विकास, लघु सिंचाई, भूगर्भ सिंचाई, सिंचाई और जल संसाधन, सहकारिता, ये सभी को इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर है अवस्थापना और औद्योगिक विकास का। अवस्थापना और औद्योगिक विकास में विकास के साथ साथ एमएसएमई, हथकरघा और वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों या एक्सप्रेस हाईवेज हों, खादी, ग्रामोद्योग, एनआरआई और संस्थागत वित्त, ये इस सेक्टर में रखे गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, ये समाज कल्याण से जुड़े हुए महिला कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, सशक्तिकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रम और सेवायोजन, खाद्य और रसद, ये सभी इस सेक्टर में रखे गए हैं जिस पर कार्य चल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेक्टर, इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य विकास सेक्टर में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति, राजस्व और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ये सभी इस सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं। नगरीय विकास सेक्टर, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण तथा वन, वन्य जीव, ये सभी सेक्टर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति सेक्टर में संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, ये सभी भाषा आदि इस सेक्टर के अंदर है। शिक्षा के सेक्टर में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी और युवा कल्याण से जुड़े हुए सेक्टर हैं। राजस्व संग्रह में इसमें जीएसटी है, कर एवं निबंधन है, आबकारी है, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म और विविध सेक्टर में गृह है, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक और होमगार्ड जैसे हैं। प्रत्येक सेक्टर की बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, उसके टारगेट फिक्स किए गए हैं और उस पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं भी इस सेक्टर वाइज थोड़ी चर्चा इस पर जरूर करूंगा, क्योंकि कुछ सेक्टर से जुड़े हुए यहाँ पर चर्चा भी इसके बाद होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में एक चर्चा की गई, एक घोषणा हुई है फैमिली आई कार्ड की। हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के एक महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम प्रत्येक परिवार की मैपिंग कर रहे हैं और इस दिशा में हमारा कार्य लगातार जारी है और बहुत शीघ्र न केवल रोजगार अथवा स्वरोजगार का भी तो शासन की उन योजनाओं से भी जोड़ने का। राशन कार्ड किसके पास है, आवास की सुविधा की क्या स्थिति है, शौचालय की स्थिति क्या है, विद्युत का कनेक्शन की क्या स्थिति है, उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है, पेंशन की क्या स्थिति है, किन किन योजनाओं से परिवार आच्छादित है, किसकी आवश्यकता उसको है, बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए फैमिली आई कार्ड, इसकी घोषणा इस बजट में इसमें की गई है। महोदय, उत्तर प्रदेश की स्पीड को देखना है। नीति आयोग ने 112 आकांक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे देश के अंदर। आकांक्षात्मक जनपद वे थे जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे।
उनमें से 8 यूपी के भी थे। 4 जनपद नेपाल सीमा से जुड़े हुए सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। शेष 4 जनपद थे चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। इन 8 में 75 इंडिकेटर्स के साथ कुछ पैरामीटर तय थे। शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन थे, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये सभी सेक्टर थे जिन पैरामीटर्स पे कार्य होना था। और उस पर कार्य करते समय 2017 के पहले की तस्वीर क्या है और 2017 के बाद की क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे सदन को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जो पैरामीटर तय किए गए थे, देश के अंदर 112 जनपदों में जिन 10 जनपदों ने विकास की रफ्तार को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाया है, 10 में से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद थे, 5। और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद हैं। और उसी फार्मूले को अपनाते हुए हम लोगों ने आज विकास खंडों की तरफ भी इस यात्रा को प्रारंभ किया है। 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड की उन्हीं पैरामीटर, उन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर चिन्हित करते हुए उनको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की व्यवस्था। बजट में 100 नगर निकायों की भी घोषणा हुई है। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के अंदर नगर निकायों की संख्या बढ़ी है। आज 762 नगर निकाय हैं। ये 762 नगर निकाय, इन 762 नगर निकायों में बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभी नए नए नगर निकाय बने हैं। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि नगरीय सुविधा का लाभ हमें भी मिले, और मिलना भी चाहिए। ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां की जनता को उनका हक दे, उनका अधिकार दे, उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पे विकास की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करे। और पहली बार 100 नगर निकाय को चिन्हित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग उनको चिन्हित करेंगे। स्मार्ट सिटी से अलग है, अमृत योजना का अलग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास की योजनाओं का अलग है। और ये 100 नगर निकाय वे होंगे जो अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके आए हैं, लेकिन एक उनके मन में चाहत है कि मैं भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सकूं। उन पे भी अब पैरामीटर तैयार करते हुए उन पर भी हम आगे कार्य करने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इसके लिए भी यहां पर किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर जनपद की, यानी स्टेट की जीडीपी तो है, हर जनपद की भी अपनी जीडीपी हो। और मैं अभिनंदन करूंगा पूरे सदन का कि उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर जनपद में आयोजन करके शुरुआत कर दी है कि विकास की चाहत हर जनपद की है और विकास हर जनपद का होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।